हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग चार्ल्स डिकेंस की कंप्लीट बायोग्राफी को पढ़ेंगे, जो कि हमारे पीजीटी के आपके राइटर्स हैं, पीजीटी के सिलेबस में लगे हुए हैं। एलटी के एग्ज़ाम्स के पहले हमने पीजीटी के राइटर्स की प्रैक्टिस करी है, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। हमने काफ़ी राइटर्स कंप्लीट कर लिए थे। आपके किड्स हो गए एंड वर्ड्सवर्थ शेक्सपियर तो थे ही, चार्ल्स लैम्ब हो गए एंड टी.एस. एलियट हो गए, कमला दास हो गई। कई राइटर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं देख चैनल के प्लेलिस्ट में, जो कि आपको मिल जाएंगे। पीजीटी को भी आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि चार्ल्स डिकेंस भी आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। तो आज की कंप्लीट बायोग्राफी और इनके जो मेजर वर्क्स हैं उनको देखेंगे, फिर हम इनके वर्क्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अगर क्लासेस हेल्पफुल हो रही हो, अच्छी लग रही हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। अपना फीडबैक भी जरूर दिया करिए। ओके, चलिए तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। हम पीजीटी की भी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे और देन हम लोग प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। तो चलिए आज हम लोग डिकेंस को पढ़ते हैं। ओके, चार्ल्स डिकेंस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज। चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन एज की आपके ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट हैं एंड मेजर फिगर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और एक इंग्लिश लिटरेचर के एक प्रमुख मेजर फिगर हैं। बिकॉज ऑफ हिज डीप सिंपैथी फॉर पुअर, गरीबों की जो गहरी सहानुभूति जो है उसके कारण डिकेंस इज ऑफन कॉल्ड, डिकेंस को अक्सर कहते हैं द नॉवलिस्ट ऑफ द पुअर। जो उनकी सहानुभूति गरीबों के लिए उनके वर्क में दिखती है, उसमें दिखाई देती है, तो उस वजह से डिकेंस को द नॉवलिस्ट ऑफ द पुअर एंड द सोशल कंसाइंस ऑफ द विक्टोरियन एज, विक्टोरियन युग का सामाजिक विवेक क्या हो गया, सोशल कंसाइंस ऑफ विक्टोरियन एज कहा जाता है। ओके, डिकेंस जो है वो आम लोग, जो कॉमन मैन है, आम लोगों के जीवन को यहाँ पर दिखाते हैं, और ये 19वीं सेंचुरी है, को इंग्लैंड के सामाजिक बुराइयों को यहाँ पर उजागर करते हैं। आपके 19वीं सेंचुरी को यहाँ पर दिखा रहे हैं, उस क्या बुराइयाँ थी उस समय की, क्या कमियाँ थी। तो चलते हैं उनकी बायोग्राफी देखेंगे। उनका फुल नेम क्या है? चार्ल्स जॉन हफम डिकेंस उनका फुल नेम है आपका। वैसे चार्ल्स डिकेंस ही कहते हैं, लेकिन इनका फुल नेम भी जान लीजिए। चार्ल्स जॉन हफम डिकेंस, ये इनका फुल नेम है। इनका जन्म कब हुआ है? चार्ल्स डिकेंस वॉज बॉर्न 7 फरवरी को इनका जन्म हुआ है 1812। 7 फरवरी 1812 को इनका जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है एट पोर्टमाउथ इंग्लैंड। और कहाँ पर हुआ है इनका जन्म? पोर्ट्समाउथ इंग्लैंड में इनका 1812 7 फरवरी को इनका जन्म हुआ है। इस फादर जॉन डिकेंस, इनके पिता का नाम जॉन डिकेंस है। ओके, वो क्या है? वर्कड एज अ क्लर्क इन नेवी पे ऑफिस। और वो जो है वर्क करते हैं, कहाँ पर वर्क करते हैं जॉन डिकेंस? नेवी पे ऑफिस में वो क्लर्क के रूप में काम करते थे। ओके, व्हाइल हिज मदर वाज एलिजाबेथ डिकेंस, उनकी मदर का नाम था एलिजाबेथ डिकेंस, उनकी माँ का नाम है। ओके, हिज फैमिली faced constant financial problem which greatly affected his childhood and later influenced his writing। उनके परिवार को जो लगातार है फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, जिसने उनके बचपन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया, और बाद में उनके लेखन में भी हमें उनका इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, प्रभाव दिखाई देता है। ओके, तो ये था उनका बर्थ एंड पेरेंट्स उनके हो गए। नेक्स्ट है आपका चाइल्डहुड सफरिंग्स, जो उन्होंने चाइल्डहुड में अपनी सफरिंग्स देखी है, जो हमें उनके वर्क में दिखाई देती हैं, उसको डिस्कस करेंगे। ओके, डिकेंस चाइल्डहुड वाज फुल ऑफ हार्डशिप, डिकेंस का चाइल्डहुड जो है कठिनाइयों से भरा हुआ था। व्हेन हिज फादर वाज इम्प्रिजन्ड फॉर डेब्ट इन मार्शलिस प्रिजन इन 1824, जब उनके पिता को 1824 में उनके फादर को मार्शलिसी जेल में कर्ज के लिए कैद कर लिया गया था। उनको जो डेब्ट कर्ज ना चुका पाने के कारण उनको इम्प्रिजन कर दिया गया था, जेल में भी जेल चले गए थे इनके फादर। कहाँ पे याद रखिएगा? मार्शलिस प्रिजन। ओके, एट एज 12 दिस फोर्स्ड डिकेंस टू लीव स्कूल एंड वर्क इन हार्श शू ब्लैकिंग फैक्ट्री टू सपोर्ट हिज फैमिली। अब उनके फादर चले गए, जेल में चले गए थे, तो अब इस कारण से अब क्या है, डिकेंस को स्कूल छोड़ना पड़ा और अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए उन्हें शू ब्लैकिंग फैक्ट्री में वर्क करना पड़ा। ओके, जूता कालिक वगैरह कारखाने जैसे होते हैं, कालिक वगैरह कारखाने, कोयला वगैरह जैसे, वहाँ पर उनको फैक्ट्री में वर्क करना पड़ा। This traumatic experience of poverty and social injustice profoundly influenced his views and future writing about the plight of working class and become the foundation of many of his novels, especially David Copperfield and Oliver Twist, where the sufferings of children is realistically
प्रेजेंटेड। फादर जेल चले गए और इनको बचपन बहुत कठिनाइयों से गया। शूज़ ब्लैकिंग फैक्ट्री में काम करना पड़ा। ये पेनफुल अनुभव था, इनका ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। पॉवर्टी एंड सोशल इंजस्टिस जो था ये इन्फ्लुएंस्ड हिज व्यूज़ एंड फ्यूचर राइटिंग अबाउट द प्लाइट ऑफ वर्किंग क्लास। पॉवर्टी और सोशल इंजस्टिस का तो इनकी राइटिंग में हमें प्लाइट ऑफ वर्किंग क्लास जो था, वर्किंग क्लास के जो दुर्दशा के बारे में उनके विचारों और भविष्य के लेखन को गहराई से प्रभावित करता है। इनका बिकम द फाउंडेशन ऑफ मेनी नॉवेल्स, स्पेशली डेविड कॉपरफील्ड और उनके जो डेविड कॉपरफील्ड एंड ओलिवर ट्विस्ट जो उनके वर्क है, इसका एक बेस बन गया जहाँ बच्चों की पीड़ा को वास्तविक रूप से यहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट किया है। ये चीज़ उनके मेन कवर में हमें देखने को मिलती है। ओलिवर ट्विस्ट एंड डेविड कॉपरफील्ड में इनकी जो लाइफ का एक्सपीरियंस, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, हमें इनके वर्क्स में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है एजुकेशन एंड अर्ली कैरियर। ड्यू टू पॉवर्टी डिकेंस डिड नॉट रिसीव अ फॉर्मल यूनिवर्सिटी एजुकेशन। पॉवर्टी के कारण, इस ट्रॉमा के कारण, इस सब चीज़ों के कारण उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी एजुकेशन उनके पास नहीं थी। ही बिगैन हिज कैरियर एज जर्नलिस्ट एंड पार्लियामेंट्री रिपोर्टर। उन्होंने अपने कैरियर को एक जर्नलिस्ट और पार्लियामेंट्री रिपोर्टर के उससे स्टार्ट किया। ओके, बिगनिंग ऑफ लिटरेरी कैरियर। उनका लिटरेरी कैरियर कैसे स्टार्ट हुआ? डिकेंस लिटरेरी कैरियर बिगैन सक्सेसफुली विद द पिकविक पेपर्स 1836। डिकेंस ने अपना जो लिटरेरी कैरियर है वो पिकविक पेपर्स जो कि आपका 1836 में आया था के साथ सफलतापूर्वक शुरू किया। यहाँ पर ये इनका सक्सेसफुल रहा। आपका ये पिकविक पेपर जो है बहुत सक्सेसफुल रहा। विच इंट्रोड्यूस द पॉपुलर कैरेक्टर सैम बेलर, जहाँ पर आपके सैम बेलर नामक एक बेलर जो पॉपुलर कैरेक्टर उसको यहाँ पर इन्होंने दिखाया। इट वॉज पब्लिश्ड इन सीरियल फॉर्म एंड मेड हिम इंस्टेंटली फेमस। ओके, तो इन्होंने इसको सीरियल फॉर्म में पब्लिश कराया जिससे कि उनकी बहुत ही फेमस हुआ। जो कि आपका दिस नॉवल एस्टैब्लिश हिज रेपुटेशन एज अ पॉपुलर एंड पावरफुल स्टोरी टेलर। इस नॉवल ने उनको बहुत अधिक फेमस, लोकप्रिय और शक्तिशाली एक स्टोरी टेलर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा यहाँ पर एस्टैब्लिश की। ओके, तो ये पॉपुलर एंड पावरफुल स्टोरी टेलर के रूप में उनको यहाँ पर इन्होंने एस्टैब्लिश किया। ओके, ही सीरियलाइज्ड नॉवेल्स वेयर अ मेजर पब्लिशिंग फेनोमेना, pioneering the episodic style with cliffhangers that kept readers eagerly awaiting the next installment। के जो वर्क्स नॉवेल्स थे वो ने पता है ना सीरियल वे में आते थे, एपिसोडिक स्टाइल में आते थे। वो अपने जो नॉवेल्स थे वो एक साथ बुक के रूप में पब्लिश करने के बजाय पत्रिकाओं और समाचार पत्र जो होते थे, साप्ताहिक या मासिक आपके होते थे जो उसमें पब्लिश करते थे। और उन्होंने एपिसोडिक स्टाइल को अपनाया, जिससे ये एपिसोडिक स्टाइल उन्होंने बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बनाया। हैंगर्स होता था जो हर एक एपिसोड के अंत में एक हैंगर्स क्या हो गया, चौंकाने वाली चीज़, जिससे कि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। कोई लास्ट में एंड कैसे होता नहीं है सीरियल्स वगैरह टीवी में, एंड करते समय क्यूरियोसिटी जगा देते हैं ऑडियंस के अंदर कि क्या होना है आगे नेक्स्ट। तो इसी लास्ट में रोचक और रोमांचक मोड़ छोड़ दिया जाता है, तो ऑडियंस में उत्सुकता बनी रहती है एंड वो अगली जो आपका पार्ट आने वाला है उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो इस तरह उन्होंने एपिसोडिक स्टाइल में इसको अपने सीरियल नॉवेल्स को प्रेजेंट किया, बुक के फॉर्म के में ना करके एपिसोडिक स्टाइल में करते थे। और ये इन्होंने काफ़ी एपिसोडिक स्टाइल को काफ़ी लोकप्रिय बनाया। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा है पॉइंट विक्टोरियन एज एंड सोशल बैकग्राउंड। इनका डिकेंस लिव्ड ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज अ पीरियड मार्क्ड बाय द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्क्स एंड चिल्ड्रन। ओके, जो है आपके पता है आपको विक्टोरियन एज के पोएट थे। विक्टोरियन एज वो समय था जहाँ पर आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो गया, पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन, गरीबी और मजदूरों और बच्चों का शोषण होता था। तो ये आपका समय चल रहा था जो। तो ही यूज्ड हिज नॉवेल्स एज अ मीडियम टू क्रिटिसाइज सोशल इंजस्टिस, पुअर लॉज, वर्कहाउसेज एंड द क्रुएल्टी ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ओके, तो यहाँ पर जब इस तरह का दौर चल रहा था उस समय, तो उन्होंने अपने नॉवेल्स को सामाजिक अन्याय, खराब कानूनों और वर्क हाउस और इंडस्ट्रियल समाज की जो क्रुएल्टी की आलोचना करने के लिए आपको इस माध्यम के रूप से में इस्तेमाल किया। आपके ही यूज्ड हिज नॉवेल्स, उन्होंने अपने नॉवेल्स के थ्रू समाज की जो चल रहा था उस समय उससे क्रुएल्टी को क्रिटिसाइज किया। ओके, His works reflect the real conditions of Victorian age। उनके जो वर्क हैं वो विक्टोरियन एज की जो असली रियल कंडीशन थी उसको दिखाते हैं। ओके,
तो उनका ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा और जो उस समय चल रहा था वो सब उनके नॉवेल्स में भी बखूबी दिखाई देता है। ओके, उनकी थीम्स एंड स्टाइल डिकेंस के नॉवेल्स की देख लीजिए। The major themes of Dickens novels include social injustice, poverty, child labor, crime, education, family relationship, moral growth, in redemption। तो उनकी जो डिकेंस के नावल की मुख्य जो आपकी थीम होती है, मेन थीम होती है, वो सामाजिक अन्याय हो गई, गरीबी, बाल मजदूरी, अपराध हो गया, शिक्षा हो गई, पारिवारिक रिलेशनशिप हो गए, फैमिली रिलेशनशिप हो गए, एंड मॉरल ग्रोथ हो गया, नैतिक विकास हो गया, रिडेम्पशन हो गया। इस तरह की थीम्स इनके हमें नॉवेल्स में देखने को मिलती है। ही बिलीव्ड दैट लिटरेचर शुड नॉट ओनली इंटरटेन बट आल्सो रिफॉर्म सोसाइटी बाय अवेकनिंग ह्यूमन सिंपैथी एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनका मानना था कि जो लिटरेचर है वो केवल इंटरटेन करने के लिए नहीं होता, मनोरंजन करना ही नहीं है उसका मीन्स, बल्कि इंसानी सहानुभूति जो होती है और नैतिक जिम्मेदारी जगाकर समाज को सुधारना भी चाहिए उससे हमें। तो जो ही बिलीव्ड लिटरेचर शुड नॉट टू एंटरटेन बट आल्सो रिफॉर्म सोसाइटी बाय अवेकनिंग ह्यूमन सिंपैथी एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो केवल एंटरटेन के लिए नहीं होता हमारा लिटरेचर, उससे हमें जो है रिफॉर्म करना चाहिए, उसमें हमें इंसानों के प्रति सहानुभूति रखते हुए अपनी नैतिक जिम्मेदारियां जो होती हैं उजागर करना चाहिए, समाज को सुधारना भी चाहिए। तो ये इनका मेन एम रहता है इसमें। ओके, तो ये एक मेजर थीम हो गई जो उन्होंने अपने उसमें दिखाया। और फिर नेक्स्ट आपका क्या रहता है, ह्यूमर एंड सटायर। ह्यूमर एंड सटायर भी हमको उनके वर्क में दिखता है। डिकेंस राइटिंग स्टाइल इज मार्क्ड बाय रियलिज्म, ह्यूमर, satire, emotional appeal. Despite dark theme, his work often contain humor, wit, and vibrant storytelling. तो यहाँ पर जो ह्यूमर और सटायर का भी उन्होंने बहुत अच्छा से यूज़ करते हैं। डिकेंस के जो लिखने के स्टाइल में उनके रियलिज्म, ह्यूमर, सटायर, इमोशनल अपील की पहचान है। जो डिकेंस की राइटिंग स्टाइल है वो मार्क करते हैं। रियलिज्म हो गया आपका, ह्यूमर, सटायर, इमोशनल अपील को बहुत हमें दिखाई देती हैं अच्छे से। डार्क थीम के बावजूद उनके कामों में अक्सर ह्यूमर, विट और ज़बरदस्त कहानियाँ होती हैं। डार्क थीम तो होती हैं, दिखाते ही समाज में जो चीज़ चल रही है उसके बावजूद उनके ह्यूमर, सटायर एंड विट में और स्टोरी टेलिंग होती है उनकी उसमें। अब नेक्स्ट आपका आ जाएगा फीचर। उनके वर्क में हमें देखने को मिलता है कैरेक्टराइजेशन उनकी बहुत ज़बरदस्त रहती है। ही क्रिएटेड सम ऑफ लिटरेचर्स मोस्ट एंड्योरिंग कैरेक्टर्स ऑफन vividly drawn to critique society or explore human nature. His characters are lively, memorable and often symbolic. कि जो कैरेक्टराइजेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। लिटरेचर के कुछ सबसे यादगार जो कैरेक्टर हम बनाए हैं जो अक्सर समाज की आलोचना करने या ह्यूमन नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए बनाए गए थे। उनके कैरेक्टर जिंदा दिल यादगार और अक्सर सिम्बॉलिक होते हैं। तो उन्होंने जो कैरेक्टर लिटरेचर में जो उनके कैरेक्टर्स हैं वो ऑफन विविडली ड्रॉन क्रिटिक सोसाइटी और एक्सप्लोर ह्यूमन नेचर को दिखाते हैं एंड क्रिटिक सोसाइटी जो है उस समय की समाज की आलोचना को दिखाते हैं। एंड हिज कैरेक्टर आज लिवली जिंदा दिल रहते हैं और मेमोरेबल यादगार रहते हैं एंड अक्सर सिंबॉलिक भी हमें दिखाई देते हैं। ओके, ये उनके ज़बरदस्त कैरेक्टराइजेशन रहती है जिसके थ्रू हमें बिल्कुल जो उनके वर्क्स रहते हैं उसमें ऑडियंस को बहुत ज़्यादा अपने वर्क से वो जोड़ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है इनका फीचर पॉइंट आ जाएगा लैंग्वेज एंड सीरियलाइजेशन। ओके, हिज लैंग्वेज इज सिंपल येट पावरफुल एंड द यूज ऑफ सीरियल पब्लिकेशन हेल्प्ड हिम क्रिएट ड्रामेटिक सिचुएशन एंड क्लिफ हैंगर एंडिंग। लैंग्वेज तो उनकी सिंपल येट पावरफुल होती है, लेकिन सिंपल रहेगी, खासा सिंपल लेकिन बहुत ही दमदार रहती है। एंड द यूज़ ऑफ सीरियल पब्लिकेशन, जो उन्होंने पब्लिकेशन सीरियल वाइज पब्लिकेशन करा है पत्रिका वगैरह में वीकली और मंथली, तो हेल्प्ड हिम क्रिएट ड्रामेटिक सिचुएशन एंड क्लिफ हैंगर एंडिंग। अभी हमने ऊपर बात की इसकी कि जो उन्होंने अपने सीरियल वाइज पब्लिकेशन का यूज़ करके उन्हें ड्रामेटिक सिचुएशन और क्लिफ हैंगर एंडिंग बनाने में बहुत मदद करती है और इससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों में बना भी रहता है उनके वर्क को कि नेक्स्ट पार्ट में अब क्या होगा। ओके, जैसे अब किसी को हम लोग टीवी सीरियल वगैरह में भी होता है ना कि लास्ट में बिल्कुल सिचुएशन ऐसी है कि उसका कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, फिर लास्ट में ऐसा कुछ दिखा देते हैं कि बस अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, या किसी को मरा हुआ है तो फिर उसको जिंदा कर दिया। इस तरह करके ड्रामेटिक सिचुएशन बहुत अच्छे से क्रिएट करते हैं एंड क्लिफ हैंगर एंडिंग होती है इनकी उसमें। ओके, तो जिससे ऑडियंस बहुत ज़्यादा जुड़ जाती है। इनके सीरियल और ये एपिसोडिक स्टाइल ने ऑडियंस को बहुत ज़्यादा जोड़ के रखा था इनके वर्क्स में। ओके, इनकी मैरिज देख लीजिए।
चार्ल्स डिकेंस वाइफ वॉज कैथराइन थॉमस होगार्ड डिकेंस, इनकी वाइफ का नाम क्या था? कैथराइन थॉमस होगार्ड डिकेंस इनकी वाइफ थी। दे वर मैरिड 2 अप्रैल 1836, 2 अप्रैल 1836 में इनकी लंदन में इनका विवाह हुआ था। इन शादी की थी। कैथराइन वॉज द डॉटर ऑफ जर्नलिस्ट जॉर्ज होगार्ड, ये जो डॉटर थी किसकी? जर्नलिस्ट थे जॉर्ज होगार्ड, तो ये इनकी बेटी थी। द कपल हैड 10 चिल्ड्रेन, इनके 10 बच्चे थे। हाउएवर देयर मैरिज लेटर फेस्ड डिफिकल्टीज एंड दे सेपरेटेड इन 1858। इनके 10 बच्चे होने के बावजूद भी बाद में इनकी शादी में डिफ़िकल्टीज आई और दे सेपरेटेड, और वो अलग हो गए 1858 में। ओके, और कैथराइन डाइड इन 1879। कैथराइन जो है 1879 में इनकी डेथ हो गई आफ्टर चार्ल्स डिकेंस, आई थिंक 12 ईयर्स। ओके, 12 ईयर्स बाद इनकी डेथ हुई है। ओके, तो ये आपकी थी इनकी वाइफ, मैरिड लाइफ हो गई। अब पॉइंट आ जाएगा आपका मेजर नॉवेल्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। अब थोड़ा इनके मेजर नॉवेल्स देख लेते हैं। डिकेंस रोट मेनी इंपॉर्टेंट नॉवेल्स सच एज, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं उनके। ओलिवर ट्विस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनका वर्क, अपने BA MA में पढ़ा भी है, लगा भी आपका। विच एक्सपोजेज द क्रुएलिटी ऑफ वर्क हाउसेज एंड चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशंस। तो यहाँ पर ओलिवर ट्विस्ट जो वर्क हाउस की यहाँ पर क्रुएलिटी को दिखा रहा है, बच्चों के शोषण को दिखाता है, आपका चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन को दिखा रहा है। नेक्स्ट है आपका निकोलस निकेल्बी जो है विच अटैक्स द डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, जो कि आपका अटैक कर रहा है डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम पर, जो ख़राब एजुकेशन सिस्टम पर यहाँ पर आपका अटैक करता है। एंड डेविड कॉपरफील्ड जो है एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल शोइंग पर्सनल ग्रोथ, एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है जो कि पर्सनल ग्रोथ को दिखाता है। ब्लीक हाउस विच क्रिटिसाइज द लीगल सिस्टम, ब्लीक हाउस जो है लीगल सिस्टम को यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहा है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनकी। अभी हम इनके सीरियल वाइज कौन सा वर्क कब आया है एक वीडियो लाएंगे इनके ओनली वर्क्स पर, कौन से इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, किस ईयर में आए हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं एग्जाम के पॉइंट से, उनको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ओके, और हार्ड टाइम्स जो है आपका विच इंडस्ट्रियल मेटेरियलिज्म, हार्ड टाइम्स है वो इंडस्ट्रियल मेटेरियलिज्म की यहाँ पर बुराई दिखा रहा है, कमियाँ दिखा रहा है। और फिर नेक्स्ट आपका है ए टेल ऑफ टू सिटीज़, ये आपका हिस्टोरिकल नॉवल बेस्ड ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये आपका जो आप टेल ऑफ टू सिटीज़ है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन पर आधारित एक हिस्टोरिकल नॉवल है। ओके, एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है विच एक्सप्लोर्स एम्बिशन, गिल्ट एंड सोशल क्लास, जो ज़्यादा ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है जो वो आपका एम्बिशन, गिल्ट और सोशल क्लास का एक्सप्लोर करता है। अब क्रिसमस कैरोल बहुत इंपॉर्टेंट है और फेमस वर्क है इनका। इसमें क्या है क्रिसमस कैरोल में, क्रिसमस कैरोल इज हिज मोस्ट फेमस क्रिसमस स्टोरी एंड कन्वेज इज द मैसेज ऑफ काइंडनेस, जेनोसिटी एंड मॉरल regeneration through the character of Ebenezer Scrooge, and these work increased his popularity and moral influence। तो जो आपका क्रिसमस कैरोल है उनकी एक फेमस क्रिसमस कहानी है जो कि एवेंजर स्क्रूज के कैरेक्टर के जरिए दया है, उदारता है और नैतिक सुधार का यहाँ पर मैसेज देती है। ओके, इन वर्क्स ने उनकी पॉपुलैरिटी और नैतिक असर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, समाज में दिखाया है। उनके वर्क्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है रिफॉर्म करने के लिए। ओके, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वर्क थे इनके। डिकेंस एज अ सोशल रिफॉर्मर की बात कर लेते हैं। चार्ल्स डिकेंस इज रिगार्डेड एज अ सोशल रिफॉर्मर बिकॉज हिज नॉवेल्स एक्सपोज्ड सोशल इवेंट्स एंड क्रिएटेड अवेयरनेस अमंग रीडर्स। चार्ल्स डिकेंस एक समाज सुधारक माना जाता है क्योंकि उनके नॉवेल समाज की बुराइयों को सामने लाते थे, उजागर करते थे। हर स्ट्रांगली क्रिटिसाइज चाइल्ड लेबर, poverty, debt, prison and inhuman working conditions, and his writings contributed to social reform in Victorian England। डिकेंस के एक समाज सुधारक माना जाता है क्योंकि उनके नावल समाज की बुराइयों को सामने लाते थे, उजागर करते थे और पढ़ने वालों में जागरूकता को पैदा करते थे, सोशल इवेंट्स को दिखाते थे और साथ में एक अवेयरनेस को भी पैदा करते थे रीडर्स के माइंड में। हिज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज, उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया है जो बाल मजदूरी होती, चाइल्ड लेबर हो गया, गरीबी, डेप्ट, प्रिजन जो कर्ज में जेल भेजते हैं, एंड इनह्यूमन वर्किंग कंडीशन, काम करने की अमानवीय हालत की यहाँ पर उन्होंने बहुत कड़ी आलोचना की है। तो सोशल रिफॉर्म इन विक्टोरियन इंग्लैंड की आलोचना की है। उनके जो वर्क्स है ने समाज सुधार में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। ओके,
बहुत इनके वर्क बहुत इफेक्टिव रहते थे। ओके, लास्ट इनका देख लेते हैं, डेथ एंड लेगेसी जो हो गई इनके देख लेते हैं। चार्ल्स डिकेंस डाइड ऑन 9 जून 1870। डिकेंस का जो मृत्यु हुई है वो 9 जून 1870 पर हुई है एट द एज ऑफ 58 के एज में उनके डेथ हो जाती है 9 जून 1870 को। वॉज बरीड, कहाँ पर उनको बरीड किया गया? वेस्टमिनिस्टर अबे, पोइट्स कॉर्नर, वेस्टमिनिस्टर अबे में उनको बरीड किया गया है। हिज कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर इज इमेंस एज ही ट्रांसफर द नॉवल इनटू अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म। लिटरेचर में उनका योगदान बहुत बड़ा है क्योंकि द नॉवल, उन्होंने नॉवल को ट्रांसफर किया है पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म, क्योंकि उन्होंने नॉवल को सोशल क्रिटिसिज्म का एक पावरफुल जरिया यहाँ पर बनाया है। ओके, हिज वर्क्स रिमेन रेलेवेंट इवन टुडे because they deal with universal human problems and emotions। उनकी रचनाएं जो हैं, उनके वर्क्स जो हैं आज भी रेलिवेंट हैं क्योंकि यूनिवर्सल ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं और इमोशन से उसको जोड़ती है, भावनाओं से उसको जोड़ते हैं। ओके, तो उनके वर्क्स आज भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं कि जो उनके वर्क्स हैं, उनके रचनाएं हैं वो यूनिवर्सल ह्यूमन प्रॉब्लम्स और इमोशंस के साथ आज भी जोड़ते हैं। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा उनके इफेक्टिव वर्क्स हैं। ओके, तो ये था इनकी डेथ एंड लेगेसी हो गई। तो ये हमारी हो गई आज आपकी हो गई जॉन डिकेंस की बायोग्राफी। हमने हर चीज़ पे कवर कर ली है जो इनका कंप्लीट बायोग्राफी हो गई जॉन डिकेंस पर। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इनके जो मेजर वर्क्स हैं, इनके वर्क्स का भी क्रोनोलॉजिकली वे में लेके आएंगे, फिर हम देन इनको जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, लगी क्लास, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जरूर बताइएगा कि क्या आप चाह रहे हैं कि पीजीटी के राइटर्स कंप्लीट करे जाएं। फीडबैक अपना जरूर दिया करिए, और अच्छी लग रही हो क्लास, हेल्पफुल हो रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इनके मेजर वर्क्स को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।